हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। माई सेल्फ पुष्पेन सिंह, आई एम योर मेंटर फॉर मॉडर्न हिस्ट्री CUT जनरल टेस्ट प्रिपरेशन एंड आई विल ऑल्सो बी टेकिंग लेक्चर्स फॉर डोमेन हिस्ट्री। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आर लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड क्या क्या पेपर में आ सकता है। तो चलिए लेट्स बिगिन। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करने से पहले आई विल लाइक टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ से बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें इम्पॉर्टेंट सेंटर्स कि हाँ रानी लक्ष्मीबाई थी तो वो कौन सी जगह से थी, झांसी से थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ कानपुर से कौन था, और उसके बाद आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं एंड ऑथर्स, उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या रहे, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कुछ जो फैक्चुअल डाटा रहता है कि हाँ यार CUT जनरल टेस्ट के पेपर में पूछ लेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो देखते हैं। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होने के कुछ रीजंस थे। उनमें से कुछ मेन रीजंस रहा वो है ब्रिटिश की पॉलिसीज़। अब देखिए ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज़ रही। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। सेकंड आपसे ये हो सकता है कि हाँ सब्सिडरी की जो पॉलिसी है, सब्सिडरी अलायंस की। तो देखिए इन दोनों पॉलिसीज़ को एक बार मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार ये पॉलिसीज़ थी क्या। जो कि लॉर्ड कैनिंग था अगर गवर्नर जनरल 1857 में, क्या ये पॉलिसीज़ उसने लाई या उससे पहले से ये पॉलिसीज़ चल रही थी। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था बच्चों कि अगर आपका रियल चाइल्ड नहीं है आपका, तो जो थ्रोन होगा वो चला जाएगा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। और इसी तरह इन्होंने झांसी को हड़पने की कोशिश करी, सतारा को हड़पने की कोशिश करी, नागपुर को हड़पने की कोशिश करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इनकी पॉलिसी थी कि आपका अगर आपका एडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो थ्रोन पर नहीं बैठ सकता है। तो ये चीज़ थी। और सब्सिडरी अलायंस ये था कि आपको ब्रिटिश से क्या करना होगा, अलायंस में आना होगा। तो ये कुछ पॉलिसीज़ थी जिसके कारण जो रीजनल जो किंगडम्स थे वो कहीं ना कहीं नाखुश थे इनसे, और रिवॉल्ट होने का मेन रीज़न यही रहा है। चलिए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रहा ब्रिटिश एम्पायर के लिए टोटली, क्योंकि इसके बाद चीज़ें सीधा क्राउन के अंडर आ गई जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंट्रोल होने लगा। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो क्या लॉर्ड कैनिंग की पॉलिसीज़ के कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो बना वो 1856 में ही गवर्नर जनरल बना। तो उससे पहले जो आता है लॉर्ड डलहौसी। डलहौजी ने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन वो सारे जो भी रहे वो ब्रिटिश के नज़रिए से अच्छे ही थे। और जैसे कि रेलवे का स्टार्ट करना 1853 में, तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। तो डलहौजी की ही पॉलिसीज़ थी जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ। और डलहौजी ने ऑलरेडी ये रिटर्न लिख के दे दिया था कि हाँ एक मेजर रिवॉल्ट होने वाला है। तो ब्रिटिश एम्पायर को ऑलरेडी ये आइडिया था बच्चों कि हाँ यार कुछ बड़ा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो वेल प्रिपेयर्ड थे, और इसलिए कहा जाता है कि ये जो रिवॉल्ट है ऑलमोस्ट 1.5 साल तक चला, कहीं कहीं हाँ हाफ ईयर तक चला, कहीं कहीं 2 साल तक खींचा, लेकिन एट द एंड ब्रिटिश ने इसको क्रश कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश के पास वो सारे इक्विपमेंट आ चुके थे, टेलीग्राम का इन्होंने सेटअप किया, रेलवे का इन्होंने सेटअप किया। तो इनके पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन था बहुत बेटर था इन कंपैरिजन टू द रीजनल किंगडम्स। तो ये चीज़ें थी। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। तो देखिए इसमें सबसे पहला आ सकता है पॉलिटिकल रीज़न होगा, इकोनॉमिक कुछ रीज़न होंगे, सोशल रिलीजियस रीज़न होंगे, मिलिट्री कॉजेज़ होंगे। तो चलिए ए वन बाय वन सबको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आपका देखा जाए पॉलिटिकल रीज़न क्या रहा, तो पॉलिटिकल रीज़न इस समय कहीं ना कहीं क्या था कि जो मराठा पेशवा थे, मराठा पेशवा, ठीक है। तो बाजीराव सेकंड जो इनके सन थे, इनको क्या कहा गया कि एडॉप्टेड सन थे, इनको कहा गया कि आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या कारण हुआ कि यार ये हुआ कि ठीक है यार, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो मुगल ऑलमोस्ट डिफीटेड थे, वहाँ नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे 1850s के आसपास। तो जो भी था थोड़ा बहुत जो कॉन्फेडरेसी रह गई थी वो थी मराठा कॉन्फेडरेसी। और उसके कारण क्या हुआ कि ठीक है यार अब कुछ न कुछ तो करना है, तो रिवॉल्ट करना है। और उसके बाद क्या करा 1856 के ही आसपास इन्होंने क्या करा कि खास करके मेल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे, अब हम क्या करेंगे आपका हड़प लेंगे। तो सतारा, झांसी, नागपुर एंड इसके साथ संबलपुर, इन सारे
जो भी रीजनल किंगडम्स थे इनको कोशिश करा गया कि ब्रिटिश ने कोशिश करा कि इनको अपने अंडर लाया जाए, और इसी के कारण कहीं ना कहीं ये एक मेजर पॉलिटिकल रीज़न था, नाना साहिब को पेंशन ना देना और दूसरा इन सबको हड़पना, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। अब देखिए इकोनॉमिक कॉजेज क्या रहे, सबसे पहला रहा हैवी टैक्सेशन। उसके बाद क्या करा कि जो टैरिफ पॉलिसी थी वो किसकी तरफ थी, कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर ब्रिटिश को फेवर करती थी, ठीक है, और इंडियन प्रोडक्ट्स के खिलाफ थे बिल्कुल। इसी के कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि भारत की बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वो बिल्कुल क्रश कर गई, और जो पीजेंट्स थे उनको कहीं ना कहीं मूव करना पड़ा दूसरे सोर्सेज की तरफ इनकम के लिए। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में देखें तो सबसे पहला आ जाता है कि इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती, क्योंकि सती को एबॉलिश करना एक अच्छी चीज़ थी, एक एविल प्रैक्टिस को इन्होंने एबॉलिश करा, लेकिन क्या उस समय की सोसाइटी इसको अपना पा रही थी? सोसाइटी का ये कहना था कि यार हमारे बीच से ही वो सोशल रिफॉर्म आने चाहिए। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमारे रिफॉर्म्स को लाने वाले? इसी तरह विडो रीमैरिज हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया, ठीक है, इसको लीगल कर दिया गया, और ये 1856 में करा, ठीक है। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा ईश्वर चंद विद्यासागर का रोल रहा है, सोशल रिफॉर्मर। तो ये चीज़ें थी, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के। अगला रीज़न ये रहा कि मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन करा गया, किसके खिलाफ? इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ। कहीं कहीं कहा गया कि यार क्या यूज़ करा जा रहा है, काव और पिग की जो मांस, जो बॉडी है, उसको यूज़ करा जा रहा है राइफल बनाने में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जब आने लगा तो फिर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर्स ने भी रिवॉल्ट करा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम कहीं ना कहीं रहा है मंगल पांडे का, ठीक है, मंगल पांडे का। चलिए अब हम देखते हैं इमीडिएट कॉज क्या था। तो क्या था? एनफील्ड राइफल का केस था, जिसमें जो कार्टेजेस थी, कहा गया कि बनाया गया उसको बीफ और पॉर्क से, ठीक है। कैसे बनाया गया? बीफ और पॉर्क से, क्योंकि बीफ क्या हो गया यार, ये तो वो तो टच करना भी नहीं चाहते हैं, और पॉर्क ये हो गया कि यार वो तो पवित्र माना जाता है, दोनों जो मेजर रिलीजन्स थे उस समय, हिंदुज़म और मुस्लिम के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज हुआ, जिसके कारण ये वाइड स्प्रेड उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करने वाले हैं, और फिर एक रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट कैसे हुआ। द बिगिनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट ऑन मार्च 29, 1857 को क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ 34 सिपॉइज, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो क्या कर देते हैं, मंगल पांडे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ह्यूसन एंड बॉक, ऑन अ परेड एट बैरकपुर। और कहाँ पे करते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि बैरकपुर जो कि नियर कलकत्ता है, वहाँ पर मंगल पांडे ने ऐसा किया था, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इंडियन सोल्जर्स जो कि वहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं ऑर्डर्स कि किसको अरेस्ट किया जाए, मंगल पांडे को। हाउएवर उसको फिर लेटर ऑन मंगल पांडे को पकड़ लिया गया था और उसको डेथ सेंटेंस दिया गया था, ठीक है, हैंग कर दिया गया था। और ये था कहाँ पर? बैरकपुर में, ठीक है, ये होता है बैरकपुर में। और इसके बाद यहीं से ये एक सडन रीज़न था, यहाँ से क्या होता है, बात फैलती है और फिर एक रिवॉल्ट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब म्यूटनी कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले मेरठ से, ये आपको याद रखना है। मेरठ से कौन सी तारीख को? 10 मई 1857। ये पेपर में आपके आ सकता है कि मेरठ से 10 मई 1857 को क्या होता है कि कुछ जो वहाँ के सिपॉइज होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं उस ग्रीस्ड कार्टेजेस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। और कहते हैं, वो नारा लगाते हैं, मारो फिरंगी को। किसको मारो? मारो फिरंगी को। और वो कहीं ना कहीं यूरोपियंस को मारते हैं, ब्रिटिशर्स को मारते हैं, उनके घरों को चलाया जाता है, और राइफल्स वगैरह को जो भी मिलती हैं वो सब वो जब्त कर लेते हैं और मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दिल्ली जाने का एक रीज़न ये था क्योंकि क्या था कि उस समय ये था बहादुर शाह जफ़र द सेकेंड, ठीक है। ये इस समय मुग़ल रूलर था, और उस समय भी ये जो वहाँ के लोग थे, जो नेटिव लोग थे, वो मानते थे कि हमारा जो बादशाह है, हमारा जो किंग है, वो मुग़ल एम्पायर के अंडर आता है, ठीक है। इसलिए उनका मेन रीज़न था कि हमें जो सपोर्ट चाहिए होगा, हमारे किंग ये हैं और हम इनका साथ देंगे, हमारे शहंशाह ये हैं। तो इसलिए दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया और सपोर्ट मांगने की वहाँ के गए, ठीक है। तो द अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग 11 मई को दिल्ली में दिखा, ठीक है। सिग्नल था जिसने दिखा कि हाँ, प्रोक्लेम दैट द 82 ईयर ओल्ड, उस समय बहादुर शाह जफ़र जो थे वो 82 ईयर ओल्ड थे, और उनको कहा गया शहंशाह हिंदुस्तान का उनको बोल दिया गया, ठीक है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया। पहले बहादुर शाह जफ़र ने हिचकिचाया कि नहीं यार, अब कैसे होगा, 82 ईयर्स मेरा भी एज है और ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन बाद में क्योंकि इतना सारा अगर लोग आ जाएगा, इतना सारा सिपाही आ जाएगा, तो आप मना भी नहीं कर सकेंगे। तो दे वर रेडी, ठीक है यार, मैं इस रिवॉल्ट का फेस बनूंगा। तो अब देखते हैं सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट क्या क्या रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, और इसमें हम देखते हैं कि हाँ यार कहाँ क्या क्या था। तो दिल्ली आपको पता लग गया, बहादुर शाह जफ़र द सेकेंड, ठीक है,
ये इन्होंने लीड करा दिल्ली से। झांसी और ग्वालियर में 2 नेम आते हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। कानपुर से आपने देखा नाना साहेब, ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, ठीक है, बाजीराव सेकेंड। इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली, ये आपको याद रखना, मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे, इलाहाबाद और बनारस से, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा। उसके बाद पूछ लेगा कि बरेली से कौन था, तो आप कहेंगे खान बहादुर खान, ये आपको याद रखना, बरेली से खान बहादुर खान। नेक्स्ट आता है लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको डीपली में नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि आपसे यही डायरेक्टली पूछ लेगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। बिहार से कुंवर सिंह, ये आपको याद रखना है कुछ नेम्स जो कि इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से बहादुर शाह द सेकेंड, झांसी से लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, कानपुर से नाना साहेब, इलाहाबाद से और बनारस से मौलवी लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, एंड देन फ्रॉम बिहार कुंवर सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है बच्चों। और अब देखिए इसके बाद क्या है कि जो भी कंटिन्यूड है, कुछ चीज़ें हैं जैसे ऑथर्स वगैरह हो गया, और फेलियर के क्या क्या रीज़न रहे, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। और फिर हम देखेंगे कुछ MCQs इंपॉर्टेंट आज के लिए आपको, क्योंकि मैंने सोचा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स और क्या क्या कॉजेज़ रहे, ये मैंने आपको अभी कवर करा दिया है। इसको आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली आप जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया है इस पर आप पूछिए। कोई भी आपको कोर्स हमारा ज्वाइन करना है, देन यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज एंड ज्वाइन आवर फ्री बैचेज फॉर CUET या फिर क्लास 11 CHS, क्लास 12, कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विजेज़ वगैरह कंडक्ट कराई जाती हैं, प्लस ये हमारा ऑफिशियल मेल ID है, ठीक है। आपको कंटेंट वगैरह यहाँ अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए दैट्स इट, थैंक यू, आई होप यू लाइक द लेक्चर। और जो भी होगा आप इसको शेयर कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, ओके। थैंक यू।